आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। माई, ए माई, रोटी दे दे माई, भूख लगी है, रोटी दे दे माई, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख से रोते बिलखते राधा उस छोटे से गांव की गलियों में एक घर से दूसरे घर चक्कर लगा रहे थे। उसकी करुणा पुकार सुनकर भी लोग उसे अनसुना कर रहे थे। गांव के ठाकुर के डर से कोई रोटी देने को तैयार नहीं था। रात गहरा चुकी थी। रात के सन्नाटे में उसकी करुणा क्रोधन दूर दूर तक सुनाई पड़ रहे थे। बात है आज से 40 साल पहले अरावली की तलहटी में बसे एक गांव गोपालपुर से 100-125 घर की इस बस्ती में मध्यम और निम्न वर्ग के लोग भी थे। कुछ के मकान महाजनों के और कुछ राजपूतों के थे जो संपन्न थे। यह गांव तत्कालीन बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। गांव के जमींदार ठाकुर रतन सिंह का पूरे गांव में दबदबा था। उनकी एक विशाल हवेली थी। गांव के ज़्यादातर लोग बारानी खेती करते हैं और शेष समय के सामने ही पहाड़ी पर पत्थर तोड़ने का काम करते थे। गांव के एक गरीब मजदूर तीनों ने ठाकुर से अपना खेत गिरवी रखकर कर्ज ले रखा था। समय पर बारिश ना होने के कारण भूखों को मरने की नौबत आ गई और आखिर गिरवी रखा खेत ठाकुर ने हड़प लिया। फिर भी कर्ज चुकता नहीं हुआ तो तीनों ने अपना घर भी गिरवी रख दिया। आखिर एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। बुझे मन से तीनों ठाकुर के पास गया और गुहार लगाई। मालिक, खाने को एक दाना नहीं है, 2 दिन से भूखा हूँ, बच्चा बीमार है, भूख से तड़प रहा है, कुछ मदद हो जाए तो। देखो तीनों, तुम्हारा पहले का कर्ज और घर और खेत देने के बाद भी चुकता नहीं हुआ। अब और तुम्हें कैसे दे दूं? मुझे रुपया डुबाने का शौक़ नहीं। भूख से तुम मर रहे हो तो मरो, मैं क्या करूं? कल मरते हो आज मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्रोध से फुफकारते हुए ठाकुर बोला और अपने सेवक खड़क सिंह को आदेश देते हुए कहा, खड़क सिंह, जाओ, कुछ आदमी को ले जाओ और तीनों का मकान खाली करके इसका सारा सामान बाहर फेंक दो। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए, फिर मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ कहाँ रहूँगा, कुछ तो दया कीजिए। मगर ठाकुर ने एक नहीं सुने और फिर उसकी बातों को अनसुना करके भीतर चला गया। जाते जाते खड़क सिंह को एक गुप्त इशारा किया। इशारा समझकर खड़क सिंह लाठी लेकर ज्यों ही आया, तीनों ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खड़क सिंह ने उसे एक जोर का धक्का दिया तो तीनों नीचे गिर पड़ा। खड़क सिंह ने जाने के लिए जैसे ही पांव आगे बढ़ाए, तीनों ने कसकर पकड़ लिए। आखिरकार क्रोध में आकर खड़क सिंह ने लाठी का एक भरपूर वार तीनों के सिर पर किया। तीनों का सिर तरबूज की तरह फट गया और खून का एक फव्वारा सा उबल पड़ा। तीनों के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और गर्दन एक तरफ लटक गई। उसकी जान जा चुकी थी। ठाकुर खिड़की से ये नज़ारा देख रहा था। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। खड़क सिंह ने तीनों के घर जाकर उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। सामान के नाम पर 2-4 मुझे हुए बर्तन और फटे पुराने गुदड़े थे। रोती पीटती तीनों की घरवाली राधा और उसका 2 साल का दूध मुहा बच्चा बाहर गली में आ गए। अब चाय कहाँ? मुन्ना भूख से बिलबिला रहा था। राधा ने सोचा कि गांव में खाने को कुछ मांग लेती हूँ ताकि पेट की आग को थोड़ा ठंडा कर सकूं। नवंबर का महीना चल रहा था। सर्दी पड़ने लग गई थी। अचानक बिन मौसम के बादल घेर आए।
बूंदाबांदी से शुरू होकर झमाझम बारिश होने लगी। लग रहा था जैसे आसमान फटने को तैयार हो। रात के 8 बज चुके थे। पूरे गांव में खूब अंधेरा था। चांद की हल्की रोशनी थी जिससे गलियों में भरा पानी और कीचड़ साफ नुमाया हो रहा था। राधा बारिश से बचने के लिए एक घर के खरपैल के नीचे खड़ी थी। वो अपने भूख से बेहाल रोते बच्चे को चुप कराने में लगी थी और कह रहे थे, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, अभी तेरे बापू आते होंगे, खाने का इंतज़ाम करने गए हैं। राधा रोटी के लिए पूरे गांव के घर घर में गुहार लगाने लगी कि रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन ठाकुर के डर से किसी ने उसे रोटी नहीं दी। भूख से निढाल होकर उसके मुन्ने ने भी प्राण त्याग दिए तो राधा बदहवास होकर मुन्ने की लाश को लेकर गांव के शमशान में आ बैठी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। गांव वालों की निष्ठुरता पर राधा उन्हें बुरा भला कहते हुए बद्दुआएं देती रही। आखिर भूख से बेहाल और औलाद की अकाल मृत्यु ने राधा को भी अपने आगोश में ले ही लिया। राधा ने भी अपनी जान दे दी। राधा की मौत के 1 हफ्ते भर बाद तक तो गांव में सब कुछ ठीक रहा, मगर उसके बाद अचानक ही मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव में नौजवानों की एक के बाद एक मौतें होने लगी। गांव के बड़े बूढ़ों को शक था कि इन मौतों की वजह राधा की अतृप्त आत्मा है। अंधेरा होने के बाद लोगों ने डर के मारे घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। सावित्री अपनी बेटी पुष्पा के साथ अपने घर में अकेली रहती थी। उसका लड़का मोहन गांव के पास ही शहर सुजानगढ़ की सरकारी कॉलेज में पढ़ता था और वहीं हॉस्टल में रहता था। मोहन महीने 2 महीने में एक आध बार गांव का चक्कर लगा लेता था। गांव के कुछ अन्य लड़के भी उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे। गांव से कुछ मंगवाना होता या फिर कोई समाचार भेजना होता तो अपने दोस्तों के साथ संदेश भेज देता। सावित्री और पुष्पा दोनों दोपहर का खाना खाया ही था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पुष्पा ने दरवाज़ा खोला तो देखा मोहन के साथ पढ़ने वाला उसका कोई दोस्त था। उसने कहा कि मोहन ने कहा है कि वो कल सुबह गांव आ रहा है। ये सुनकर पुष्पा बहुत खुश हुई और दौड़कर माँ के पास गई और फिर उन्हें पूरी बात बताई। पुष्पा की ये बात सुनकर सावित्री का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पुष्पा से कहा, जा उसके दोस्त को बोल दे कि मोहन को कहे कि अभी यहाँ ना आए। अभी गांव के हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ रोज़ किसी ना किसी की मौत हो रही है और उसका यहाँ आना जैसे मौत को दावत देने जैसा होगा। सावित्री ये तल्ख जवाब सुनकर पुष्पा की आंखों में डर की एक छाया तैर गई। वो जब तक मोहन के दोस्त को कुछ कहने जाती उससे पहले ही वो वहाँ से रुखसत हो चुका था। किसी तरह शाम हुई, फिर रात के सन्नाटे को चीरती हुई राधा की आवाज़ गलियों में गूंजती रही, माई रोटी दे दे माई, बहुत भूख लगी है। इस आवाज़ को सुनते ही लोग भयभीत होकर अपने घरों का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। गांव के कुछ युवक ऐसे भी थे जो निडर और दुस्साहसित हैं, पर वो भी रात में बाहर निकलने की साहस नहीं जुटा पाते थे। वो इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। राधा के रोटी मांगने की गुहार से पूरे गांव में एक दहशत का माहौल था। सावित्री ने तय किया कि वो अब इस गांव में नहीं रहेगी। जान है तो जहान है, सुजानगढ़ में ही कोई किराए का मकान ले लेगी और वहीं रहेगी। ये सोचते सोचते उसकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। माँ 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 देखो, मोहन भैया आ गए। चहकते से पुष्पा दौड़ती हुई रसोई की ओर भाग गई,
जहां सावित्री खाना बना रहे थे। पुष्पा की आंखें खुशी से चमक रहे थे। सावित्री ये सुनकर देखने के लिए रसोई से बाहर आई। तब तक मोहन घर के अंदर आ चुका था। मोहन ने सावित्री के पैर छुए तो सावित्री ने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, क्यों आया यहाँ? वापस चला जा, जान का जोखिम है यहाँ। हम तो खुद ही ये गांव छोड़कर शहर जाने वाले हैं। माँ, तुम भी कहाँ इन अनपढ़ गंवार गाँव वालों की बातों पर विश्वास करती हो? अगर गांव के लड़कों की मौत हो रही है तो कोई और वजह होगी। ये भूत प्रेत ये सब बस एक अंधविश्वास है। कहकर मोहन ने अपना बैग आंगन के कोने में रखा और मुंह हाथ धोने लगा। कपड़े बदलकर वापस आया। तब तक खाना लग चुका था। मोहन ने माँ के हाथ का लजीज खाना भरपेट खाया और आराम करने के लिए बिस्तर के हवाले हो गया। थका हुआ होने की वजह से उसकी आंख लग गई। माँ की आवाज़ सुनकर मोहन ने उनिंदी आंखों से दीवार पर खड़ी देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। उठकर उसने पानी पिया और तिपाई पर रखी चाय पीने लगा। चाय पीकर वो शहर में साथ पढ़ने वाले अपने एक मित्र रघु से मिलने उसके घर चला गया। रघु से बातचीत के बाद गांव में होने वाली अकाल मौतों के कारण पर चर्चा चल पड़ी। रघु ने कहा, यार मोहन, गांव में जो अकाल मौतें हो रही है इसके पीछे ज़रूर कोई रूहानी ताकत है। मैंने खुद राधा को रोटी मांगते हुए आवाज़ सुनी है, जबकि उसकी तो मौत हो चुकी है। बहुत से लोगों ने राधा को गलियों में घूमते हुए देखा है। उसकी भटकती रूह लड़कों को मार रही है यार। सारे गांव वाले कह रहे हैं कि इसी डर से अंधेरा होने के बाद कोई घर से नहीं निकलता है। यार रघु, एक बात बता, राधा की मौत भूख के मारे हुई है, इसलिए उसकी अतृप्त आत्मा रोटी मांग रही होगी। अगर उसे रोटी दे दी जाए तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। मोहन ने पूछा, हो सकता है, पर यार इतना खतरा कौन मोल लेगा? जान जाने का डर है। मैं तो ऐसी कोई राय नहीं दूंगा और ना ही तू ऐसा कुछ करना, समझा? रघु बोला, ठीक है यार, तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैंने तो बस ऐसे ही कहा। चल, अब मुझे घर जाना है, दिन भी छिपने वाला है, माँ चिंता करेगी। कहकर मोहन अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में मोहन मन ही मन योजना बनाने लगा कि राधा की आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। आखिर एक योजना बन लेने के बाद उसने राहत की सांस ली। इतने में ही उसका घर आ गया। अंदर जाकर उसने अपने कपड़े बदले और एक पेपर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद पुष्पा उसके लिए खाना ले आई। मोहन ने भरपेट खाना खाया और वहीं बिस्तर पर लेट गया। गांव के कुछ एक संपन्न घरों में बिजली थी, बाकी घर कच्चे थे जो रोशनी के लिए केरोसिन की डिबरी से काम चलाते थे। अब अंधेरा काफ़ी हो गया था। सावित्री ने रसोई का काम निपटाकर घर के मेन दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। पूरे गांव में सन्नाटा पसर पड़ा। कभी कभार किसी उल्लू की कर्कश आवाज़ सन्नाटे को तोड़ देती। अचानक सन्नाटे को तोड़ती राधा की वही आवाज़ सुनाई पड़ी, माई, ए माई, रोटी दे दे, भूख लगी है माई, रोटी दे दे। मोहन ने ये आवाज़ सुनी तो चौंक कर उठ बैठा। फिर धीरे धीरे से उठा ताकि कोई आवाज़ ना हो। खिड़की का पल्ला खोलकर बाहर देखने की कोशिश की तो सिवाय अंधेरे के और कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हुईं तो कुछ ही दूर पर एक साया दिखाई पड़ा। पहनावे से कोई औरत ही लग रही थी। ये यकीनन राधा ही है, मोहन ने सोचा, वरना इतनी रात में कौन बाहर निकलता। राधा की करुणा क्रोधन फिर वातावरण में गूंज उठी। उसके गले से
फिर दर्द भरी वही आवाज़ निकलने लगी। मोहन बिल्ली की तरह चलकर रसोई में पहुंचा और रात की बची रोटियों में से 2 रोटियां लेकर दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि सावित्री ने उसे देख लिया। क्रोध और डर से तमकते हुए सावित्री ने मोहन के हाथों से रोटियां छीन ली और बोली, क्यों अपनी जान देने पर तुला है? मेरा और पुष्पा का तो ख्याल कर, हमारा और है ही कौन? खबरदार, जो बाहर जाने की कोशिश की तो चुपचाप जाकर सो जा। कहकर सावित्री ने दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपने सिरहाने रखकर सो गई। मोहन चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। गलियों में राधा की आवाज़ें निरंतर गूंज रही थी। आखिरकार हिम्मत करके वो चुपचाप उठा। अपनी माँ के पास जाकर देखा तो वो गहरी नींद में थी। उसकी नाक बज रही थी। मोहन ने धीरे से तकिए के नीचे हाथ डालकर चाबी निकाली और दरवाजे का ताला खोल दिया। कोई आवाज़ नहीं हुई। फिर हाथ में 2 रोटियां लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो कुछ दूर चबूतरे के पास एक औरत जाती दिखी। मोहन फुर्ती से वहां गया और चबूतरे पर रोटियां रखकर दौड़कर वापस आ गया। घर आकर चुपचाप दरवाजे को ताला लगाया और चाबी पहले की तरह सावित्री के नीचे सिरहाने पर रख दिया और खुद खिड़की के पास आकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। मोहन ने साफ साफ देखा कि राधा ने उसकी रखी रोटियां हाथ में ले रखी है और उन्हें चबर चबर करके बड़े विभत्स तरीके से खा रही है। उसके खाने की आवाज़ मोहन को साफ सुनाई दे रही थी। रोटियां खाते ही वो अचानक से जैसे हवा में कहीं गायब हो गई। मोहन ने खिड़की बंद की और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उसे नींद ने कब आ घेरा पता ही नहीं चला। दूसरे दिन मोहन घर के कामों में उलझा रहा और दिन कब छिप गया पता ही नहीं चला। शाम का खाना खाकर पुष्पा और सावित्री से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद सावित्री ने कहा, मैं दरवाजे को ताला लगा देती हूँ, अंधेरा हो गया है। अब ताले की कोई ज़रूरत नहीं है माँ, और अब डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। राधा को मुक्ति मिल गई है, अब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। मोहन ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, इतने विश्वास से तू कैसे कह रहा है? माँ, मैंने कल रात उसे रोटियां दे दी थी जिसे खाकर उसकी अतृप्त आत्मा को तृप्ति मिल गई। देख लेना, आज कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी और ना ही वो दिखेगी। जिसके बाद कुछ ही देर में रात हो गई, मगर पूरी रात ना तो राधा की कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही वो कभी दिखी। उस दिन के बाद से उस गांव में राधा फिर कभी किसी को नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। यार, बहुत रात हो गई है, थोड़ा जल्दी बाइक चला। अनिकेत ने अपने दोस्त राजेश को कहा तो इस पर राजेश ने कहा, यार जल्दी ही तो चला रहा हूँ, ये रास्ता सही नहीं है, ज़्यादा तेज़ चलाना ऊपर से रात के वक्त सही नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर ही चलते हैं। वैसे भी रात ही तो हुई है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो इस पर अनिकेत ने कहा, यार तूने सुना नहीं है क्या, ये रास्ता क्या? तो इस पर अनिकेत ने वापस से बोलना जारी रखा, दरअसल लोग बोलते हैं कि ये रास्ता रात के लिए सही नहीं है, यहाँ पर आत्माएं भटकती है। इस पर राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे क्या यार, तू भी ये क्या इन सब बातों पर यकीन करता है?
पागल है क्या? भूत प्रेत आत्मा ये सब बस दिमाग का वहम है, ये सब कुछ नहीं होता, चल चुपचाप। जिसके बाद राजेश ने आराम से बाइक चलाना जारी रखा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसका अंदाज़ा रास्ते की खामोशी और सन्नाटे को देखकर साफ पता लगाया जा सकता था। रास्ते के दोनों तरफ जंगल झाड़ियाँ थे, इसलिए चांद की रोशनी भी रास्ते पर सही से पहुंच नहीं पा रहे थे। बस बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही थी जो उस रास्ते पर उन लोगों की सहारा बने हुए थे। राजेश बाइक को चलाते हुए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। ठंड का मौसम था और राजेश को काफ़ी ठंड भी लग रहे थे। तभी उसने अनिकेत से कहा, यार थोड़ी देर तू बाइक चलाएगा क्या? मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। इस पर अनिकेत ने कहा, यार मैं चला लेता बाइक, मगर वो क्या है कि मुझे सही से चलाना नहीं आता। तो इस पर राजेश ने वापस से कहा, क्या बे, अगर नहीं चलाना तो सीधा बोल कि डर लग रहा है, ये बहाना क्यों मार रहा है। जिसके बाद राजेश ने वापस से बाइक चलाना जारी रखा। रास्ते पर उन दोनों के अलावा और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर खामोशी और सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि वो लोग बाइक की आवाज़ के साथ ही साथ दूर कहीं से ट्रेन के गुजरने की आवाज़ भी साफ तौर पर सुन पा रहे थे। राजेश तेजी से अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक ही उसे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। इस पर राजेश ने अनिकेत से कहा, अबे वो सामने देख, ये बच्चा कहाँ से आ गया इस रास्ते पर। इस पर अनिकेत ने कांपती आवाज़ में कहा, भाई भाई मैंने कहा था ना कि ये रास्ता। इस पर राजेश ने कहा, अबे चुप, ये बच्चा है यार, कोई भूत थोड़ी है, हमें उतर कर देखना चाहिए, हो सकता है कि इसे हमारी ज़रूरत हो। इस पर अनिकेत ने साफ मना किया, मगर राजेश नहीं माना। वो उतरकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी वो उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी इतनी देर से सिर झुकाए खड़ा वो बच्चा एकदम से उसने अपना सिर राजेश की तरफ ऊपर उठाया। तो राजेश उसका चेहरा देखकर डर के मारे एकदम से नीचे गिर पड़ा। उस बच्चे का चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और उसका मुंह इतना बड़ा था जितना बड़ा एक इंसान का हो ही नहीं सकता। वो बच्चा एकदम से ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ पूरे फिज़ा में गूंज रही थी। उसकी मोटी और कर्कश आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो बच्चा कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही भला है। जिसके बाद अनिकेत भागता हुआ राजेश के पास आया और उसे उठाने लगा। राजेश को उठाकर वो वापस से बाइक के पास आया। उन दोनों ने बाइक घुमाई और वापस से वहीं पहुँचे जहाँ से वो लोग अपने घर जाने के लिए निकले थे। उन लोगों ने पूरी रात वहीं उस फार्म हाउस पर ही बिताई, अपने दोस्त के फार्म हाउस पर। और फिर अगली सुबह ही वो लोग वापस से अपने घर जाने के लिए निकले। मगर उन दोनों को आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो बच्चा, वो सब था क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।